राधे राधे। आज का क्लास है वेव मोशन का। वेव मोशन के थ्योरी बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड दोनों होगा। फर्स्ट पार्ट में जो वेव मोशन का है उसमें थ्योरी बेस्ड होगा, इससे रिवीजन भी होगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक शीर्ष तथा एक गर्त को मिलाकर निर्माण करता है। किस चीज़ का निर्माण करता है? तो एक शीर्ष एक गर्त मिलकर निर्माण करेगा, क्या करेगा? तरंग का, एक तरंग का निर्माण करेगा। एक तरंग, यहाँ पे हमको मालूम चला कि एक तरंग का निर्माण करेगा, तो तरंग के बारे में अब जानते हैं कि तरंग होता है क्या। तरंग कहते हैं हम किसे, या तरंग कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो तरंग दो प्रकार के होता है। तरंग दो प्रकार का होता है। पहला एक तरंग दो प्रकार का होता है। पहला तरंग दो प्रकार का होता है, यांत्रिक तरंग होता है या यांत्रिक तरंग होता है। तरंग यांत्रिक तरंग के दो दो प्रकार होता है। यांत्रिक तरंग दो प्रकार का होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। अनुदैर्ध्य, अब यहाँ से चलते हैं, हो गया। अब यहाँ पर से चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसका फर्स्ट सी नंबर आंसर था, सी नंबर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि तरंग में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है तो क्या कहलाता है? किसके माध्यम से तरंग में एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है? तो ऊर्जा के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? तो ऊर्जा के। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर एक सही है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है के माध्यम से हमें रिवीजन भी करना है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यम के कण तरंग के संचारण के दिशा में लंबवत कंपन करता है। तरंग के संचारण के दिशा में जब लंबवत कंपन करता है तो क्या कहलाता है? जब देखिए ई है, जो माध्यम के कण तरंगों की संचारण के दिशा में क्या कर रहा है? लंबवत कंपन कर रहा है, तो अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। कौन सा तरंग कहलाता है? तो अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। और वही कह दिया, सिर्फ माध्यम के कण तरंगों के संचारण के दिशा में आगे पीछे होता है। क्या कह रहा है? आगे और पीछे होता है, तो उसे हमें क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और ये दोनों की क्या था? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर दिए। तो ये तो एक जो क्वेश्चन दिया हुआ, जिस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर होगा, ठीक। और यहाँ पे कह दिया, आगे चलते हैं, इसको बताएंगे अनुप्रस्थ तरंग कहाँ उत्पन्न होता है। अनुप्रस्थ तरंग डोरियों में उत्पन्न होता है, जैसे में डोरी में या रस्सी में उत्पन्न होता है। पानी की सतह पर विक्षोभों में उत्पन्न होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ उत्पन्न होता है? तो अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि में उत्पन्न होता है। और भूकंप के अंदर, मतलब भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न तरंगों को हमें क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग ही कहते हैं। उसकी उदाहरण है, या कमानियों में उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण है। किसका हल था? अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण था। यहाँ पर इसे क्लियर हुआ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर हमने आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है चौथा, अनुप्रस्थ तरंग में उत्पन्न किया जाता है। जो अनुप्रस्थ तरंग कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है? अनुप्रस्थ तरंग, तो अनुप्रस्थ तरंग ठोस की सतह पर होता है और द्रव की सतह पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों में। चलिए आगे चलते हैं। जो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मानव के हृदय में उत्पन्न तरंग को कहते हैं। जो मानव के हृदय में उत्पन्न तरंग होता है, जो अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ये कौन सा तरंग का उदाहरण है? तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन एक करेक्ट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर हमने आते हैं। यहीं पर इसे देखते हैं कि यहाँ पर ही देखते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग में ही आता है संपीड़न और विदलन। संपीड़न किसे कहते हैं? जो माध्यम के कण नज़दीक होता है। संपीड़न, यहाँ पर ही आता है संपीड़न। संपीड़न की मतलब होता है सम, एकदम नज़दीक। माध्यम की कण नज़दीक होता है, उसे संपीड़न कहलाता है। और माध्यम की कण दूर होता है, उसे हमें क्या कहते हैं? विरलन कहते हैं। और जब विरलन कहते हैं, और जो संपीड़न के घनत्व होता है, संपीड़न का घनत्व
घनत्व ग्रेटर मतलब संपीड़न का घनत्व होता है, और ग्रेटर देन हो संपीड़न के घनत्व बिरलर के घनत्व से ज़्यादा होता है। बिरलर के घनत्व से संपीड़न के घनत्व बिरलर के घनत्व से ज़्यादा होता है, तो इसमें ज़्यादा होगा, बिरलर के घनत्व से ज़्यादा है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ये हो गया, यहाँ पर इसे बता दिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं 6 नंबर क्या कर रहा है। सबसे ज़्यादा तरणध्वज क्या बोल रहा है, सबसे ज़्यादा तरणध्वज उत्पन्न होता है किसमें, सबसे ज़्यादा तरंग होता है तो रेडियो वेव में सबसे ज़्यादा तरंगध्वज होगा। देखिए इसमें याद करने के एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, नेवी हो एनडीए हो एक्स ग्रुप हो, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। अब हर लोग अच्छा लग रहा है तो दो से तीन लोगों के बीच शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इसको बताते हैं। सबसे ज़्यादा तरंगध्वज रेडियो में होता है, रेडियो में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। इसको याद रखने के पूरा लिख देता हूँ। देखिए जो इसको याद है रखने के है, रेडियो में लिख देते हैं। रेडियो आर से हुआ, माइक्रो एम से हुआ, इंफ्रारेड जो अवरक्त किरण बोलते हैं आई से, आई एन का है, विभजोन होता है भी से भी आई, और विभजोन हो गया। और उसके बाद हो गया अल्ट्रावायलेट रे यू भी हो गया, और उसके बाद हो गया एक्स रे, उसके बाद गामा रे। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो तरंगध्वज बढ़ेगा, और तरंगध्वज बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो तरंगध्वज घटेगा। इसमें क्या हो रहा है तो बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, तरंगध्वज घट रहा है। तो इसमें जो आवृत्ति होगा जो क्या होगा, बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगा। यहाँ पे आवृत्ति बढ़ेगा, इसमें आवृत्ति घटेगा। ठीक, तो इसको याद रखने का तो सबसे ज़्यादा किस में हो गया तो बी रेडियो में हो गया। इसी में कह देता 4 ऑप्शन दे देता, फिर से पूछ देता सबसे ज़्यादा तरंगध्वज किस में होता, और ऑप्शन में रहता कि अल्ट्रावायलेट में रहेगा, कि एक्सरे में रहेगा, कि गामा रे में रहेगा, और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा किस में होता तो अल्ट्रावायलेट में होता, ऑप्शन के अनुसार ही होगा। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर। अधिकतम विस्थापन, यहाँ से जो अधिकतम विस्थापन होता है उसी को हमें शीर्ष बोलते हैं, इसे हमें शीर्ष बोलते हैं। जो नीचे की ओर जो अधिकतम विस्थापन होता है इसी को हमें गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं, इसी को हमें गर्त बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो तरंगों की लंबाइयों को हमें क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, जिसे हमें तरंगध्वज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमें तरंगध्वज बोलते हैं, उसे हमें तरंगध्वज बोलते हैं। और दो लगातार शीर्ष है, ये शीर्ष, दो लगातार शीर्ष हो या दो लगातार संपीड़न हो या दो लगातार बिरलर हो, वो दोनों को हमें क्या बोलते हैं, तरंगध्वज बोलते हैं, उसी को हमें तरंगध्वज बोलते हैं। अब तरंगध्वज के बारे में यहाँ पे बताए किए हैं, तो हमें यहाँ पे आयाम के बारे में भी बता देता हूँ। आयाम किसे कहते हैं, ये तरंगध्वज के बारे में हो गया। आयाम किसे कहते हैं, तो आयाम के जानने के लिए सबसे पहले आयाम के जो मध्य बिंदु से, आयाम कहते हैं किसको, मध्य बिंदु से, मैं बता रहा हूँ, मध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। जो मध्य बिंदु होता है उसे अधिकतम बिंदु को हमें आयाम कहते हैं, आयाम कहते हैं। आयाम हो गया। आयाम को हमें किससे से सूचित करते हैं, तो ए से सूचित करते हैं। और चलिए आयाम के बाद हमें बता देता हूँ, आयाम के बाद आवर्तकाल के बारे में, तो आवर्तकाल के बारे में बता देता हूँ। तो आवर्तकाल कहते हैं किसके, तो तरंगों के द्वारा एक तरंग की लंबाई तय
तय करने में लगा कुल समय या लगा समय को हमें क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल कहते हैं। चलिए यहाँ पे आवर्तकाल हो गया। आवर्तकाल को हमें टी से सूचित करते हैं। चलिए आवर्तकाल हो गया, तो आवर्तकाल के बाद आवृत्ति आता है। आवृत्ति तीसरा नंबर, आवृत्ति आता है। चौथा नंबर हो गया एक आवृत्ति किसे कहते? आवृत्ति प्रति सेकंड तरंगों की संख्या या कंपनों की संख्या को हमें क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और इसको हमें एन से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रा हर्ट्ज होता है। इसका जो आवृत्ति का होता है SI मात्रा हर्ट्ज होता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। और एक और हो सकता है एक डिफिनेशन, जो अब आवर्तकाल के प्रतिलोम को ही हमें क्या कहते हैं? प्रतिलोम नहीं, व्युत्क्रमानुपाती को ही हमें कहते हैं। आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती को ही हमें आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। चलिए यहाँ पर से हो गया, तो तंध्रज हो गया। अब तरंग चाल किसे कहते हैं? हमें तरंग चाल के बारे में जानना होगा। तो तरंग चाल तरंगों के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग चाल कहते हैं। इसे हमें किस चीज़ से सूचित करते हैं? भी से सूचित करते हैं। इसे हमें भी से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब यहाँ पर एक संबंध आता है, जो किसके बीच तरंग चाल हो, आवृत्ति तथा तंध्रज के बीच में एक संबंध होता है। वो संबंध को फार्मूला के माध्यम से लिखते हैं। भी बराबर होता है, यही संबंध हो गया। भी बराबर होता है n × लैम्ब्डा होता है। यही संबंध हो गया। किसका हो गया? जो तरंग चाल हो गया, आवृत्ति हो गया, और तंध्रज को ही एक संबंध हुआ। इसे भी बराबर फार्मूला निकल के आया, n × लैम्ब्डा निकल के आया। यहाँ पर ही लैम्ब्डा निकल के आ गया, आवृत्ति निकल के चला आया। ठीक, अब यहाँ पर एक और बताना होगा, जो कलांतर किसे कहते हैं, पथांतर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले कलांतर के बारे में जान लेते हैं। तो कलांतर किसे कहते हैं? तो कलांतर कहते हैं किसको? जब दो तरंगों समान दिशा में संचालित होता है। जब दो तरंग हो समान दिशा में, क्या कर रहा है? दो तरंग है, ये इसी दिशा में एक तरंग और दोनों तरंग समान दिशा में संचालित हो रहा है। ठीक, तो एक होता है, तो एक तरंग दूसरे तरंग से जितना कोण पर, एक तरंग है, ये तरंग और ये तरंग एक दूसरे से जितना कोण पर, जो कोण होता है, ये कोण से जितना आगे होता है, ई कोण से, जो ई कोण बना ई दोनों के बीच में, ई कोण से जितना आगे हो या पीछे होता है, उसी को हमें कलांतर कहते हैं। कलांतर को फाई से सूचित करते हैं। अब हमें आते हैं पथांतर किसे कहते हैं। तो पथांतर कहते हैं, वही हुआ कि दो तरंगों समान दिशा में एक तरंग दूसरे तरंग के तथा जितना दूरी से ये दोनों तरंग में जितना दूरी से आगे या पीछे हो रहा है, आगे आगे रहता है, उसी को हमें पथांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पथांतर बोलते हैं। कलांतर और पथांतर के बीच में एक संबंध होता है, वो संबंध को लिख देते हैं। कलांतर बराबर होता है 2 पाई लैम्ब्डा इंटू कलांतर होता है। क्या होता है? कलांतर होता है। यही संबंध है, इसे हमें फाई बराबर कह सकते हैं 2 पाई लैम्ब्डा इंटू n। इसे n से सूचित करते हैं, कलांतर को सूचित करते हैं। ठीक, अब यहाँ के बाद से अब 7 नंबर क्वेश्चन को हमें बनाते हैं। किसी दो तरंगों के विस्थापन का समीकरण है। पहला समीकरण में बाय दूसरा समीकरण ये है। तो
इनका आयाम का अनुपात निकाले। देखिए आयाम का अनुपात निकाले कह रहा है, तो आयाम को हमें सूचित ए से सूचित करते थे, तो आयाम का अनुपात निकालते हैं। तो दोनों के पहले हमें देखते हैं यहाँ पर, सॉरी भाई, ये जो बाई 2 है, बाई 2 में थोड़ा सा एरर है, थोड़ा सा गलतियाँ हैं बाई 2 में। यहाँ पे बाई 2 बराबर जो समीकरण है, जिसे साइन 5πt है, जो यहाँ पे 3πt होगा। कितना होगा? 3πt होगा, और प्लस √3। इस सब बाकी सब सही है। तो चलते हैं बाई 2 से लेके चलते हैं। बाई 2 बराबर होगा 5 को इंटू पूरा में कर देते हैं, पूरा में 5 को इंटू कर देते हैं, तो साइन 3πt प्लस 5√3 कॉस 3πt हो गया। और यहाँ से सोल्व करते चला जाता हूँ। और बाई 2 बराबर जो बाई 2 आएगा हमारा निकल कर, बाई 2 बराबर, तो हमें देखते हैं फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है जो कॉस थीटा माइनस π/2 चेंजिंग करना होगा साइन में, तो साइन थीटा हो जाता है। तो हमें थीटा को पाई को इधर लाएंगे तो इधर पॉजिटिव में होगा, तो कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा प्लस π/2 हो जाएगा। तो हमारे प्लस π/2 होगा, तो यहीं पर ये भी होगा। तो चलिए बाई 2 बराबर 5 साइन 3πt प्लस 5√3 कॉस को चेंजिंग करना है, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, तो साइन में चेंजिंग करना है, तो हमें 3πt प्लस π/2 हो जाएगा। चलिए π/2 हो जाएगा। अब देखते हैं, दोनों साइन साइन हो गया, दोनों के आयाम को जोड़ देते हैं। तो आयाम, टोटल आयाम निकालना होगा, तो √A1 का आयाम, तो A1 का स्क्वायर तो 25 हो गया, और 25 गुने 3 हो गया, तो टोटल के वर्ग हो गया 100। तो 100 से निकालेंगे तो हमारा कितना आ गया? 10 आ गया रूट के अंदर। तो हमारा आयाम A2 आ गया, कितना आ गया? 10 आ गया। और हमारा A1 आयाम दिया हुआ था 10, हमारा A1 आयाम कितना दिया हुआ है? 10 है। A2 आयाम कितना आ गया? 10 आ गया। तो A1 और A2 का आयाम निकाल देते हैं। तो A1 आयाम बटा A2 आयाम बराबर 10/10 कट गया, तो हमारा रेशियो आ गया 1:1। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही। ये खाली 3π कर लेना है बस, बाकी सब सही। 8 नंबर क्वेश्चन पर आता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और अच्छा लग रहा है भाई तो 2 से 3 लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहे थे कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ और रिवीजन के साथ साथ। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, एक परिगामी तरंग की समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ है, परिगामी तरंग का समीकरण है, परिगामी तरंग के समीकरण है, जहाँ विस्थापन 22 सेंटीमीटर, विस्थापन को हमें सेंटीमीटर में लेना है, तथा समय को सेकंड में है, तो तरंग का वेग होगा, तरंग का वेग निकालना है, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसे हमें y1 को लेके चलते हैं, y1 इक्वेशन को लेके चल रहे हैं। y1 इक्वेशन क्या कह रहा है? y1 बराबर जो फार्मूला उसी को लेके चल रहे हैं। y1 बराबर फार्मूला उसको लेकर हमें चल रहे हैं। तो 2 साइन पाई को हमें, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये हमारा इक्वेशन होता है, जो जनरल होता है, 2-3 होता है। चलिए एक इक्वेशन लिखता हूँ। जो इक्वेशन है y बराबर a इंटू साइन 2π इंटू टी वाई ग्रेटर देन टी माइनस x बटा लेमडा होता है, इसी इक्वेशन पर है ना ये इक्वेशन है। तो हमें लिखते हैं y बराबर 2 साइन पाई है, यहाँ पर 200 टी माइनस x बटा 150 है। तो हमारा यहाँ पे कितना लाना होगा? 2 लाना होगा, यहाँ पे 2 लाना होगा, तो 2 इनमें से कॉमन करेंगे, तो कॉमन किए 2 साइन, यहाँ पे 2 पाई लिख दिए, 2 पाई लिख दिए, कॉमन किए तो यहाँ पे 100 टी बचा, यहाँ पर इसे कॉमन किए तो 2 तो नीचे होगा ना था ना, 2 ऊपर नीचे था ना,
ऊपरे था भी 2, नीचे भाई भी था, ऊपरे भाई 2 था, इसका नीचे कॉमन किए तो 2 नीचे आएगा ना, तो 2 नीचे आएगा तो 100/150 गुने 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 300। यहाँ पर इसे हमें निकल के आया कि जो n है 1/t इन व्युत्क्रमानुपाती होता है, और वर्तकाल के क्या है, ये आवृत्ति है, n हो गया जो आवृत्ति हो गया, और n t हो गया, तो 100 हो गया, कितना हो गया 100 हो गया। देखिए यहाँ पर t था ना, तो t का मान था 1/t का मान 100 हो गया, यहाँ पर इससे कॉमन हो गया, तो n की आवृत्ति का मान भी चला आया। यहाँ पर हमारे लेमडा था ना, यहाँ पर से कंपेरिजन कीजिए दोनों इक्वेशन में, तो कंपेरिजन किए तो लेमडा का मान हमारा कितना आ गया 300 आ गया। अब हमारा चाल बराबर फार्मूला होता है n इंटू लेमडा, तो n के मान कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, और जो लेमडा के मान दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, तो टोटल गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। तो जो 30,000 जोन वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। 9 नंबर यहाँ पर इसे खाली न्यूमेरिकल चल रहा है, 2 से 3 लोगों के बीच शेयर कीजिए विद्या ट्यूटोरियल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नया हो तो। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x1 बराबर 3 cos एक इक्वेशन दो है x1 बराबर और तथा x2 बराबर 2 इक्वेशन, इन तरंगों में कलांतर का अनुपात निकालना है, कलांतर निकालना है, अनुपात नहीं निकालना है, तो कलांतर दोनों को निकालना है। चलिए कलांतर बराबर निकालते हैं, तो x2 इक्वेशन को लेकर चल रहे हैं, x2 इक्वेशन को लेकर चलें तो x2 बराबर है जो 8 साइन ओमेगा टी। हमें अभी बताएं कि कॉस थीटा को चेंजिंग करना होगा साइन में, तो π/2 माइनस करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा लिखेंगे तो यही नहीं आएगा, तो माइनस करेंगे तो साइन को हमें कॉस में चेंजिंग करना होगा, तो x2 बराबर 8 साइन नहीं कॉस ना, कॉस में चेंजिंग कर रहे हैं तो ओमेगा टी माइनस π/2। यहाँ पर इस हमारा निकल के आ गया कि हमारा कलांतर है, जो हमारा कलांतर है, जो हमारा निकल के आ गया, जो कलांतर कितना है π/2 है, कितना है π/2, कलांतर हमारा कितना आ गया π/2। यहाँ पर π/2 आया, कलांतर आ गया, दोनों इक्वेशन को अब हमें कंपेरिजन करते हैं। दोनों के जो कलांतर है, जो एक आ गया थीटा माइनस π/2 हो गया, ओमेगा टी माइनस π/2 हो गया कलांतर, और पहला नंबर के कलांतर है ओमेगा प्लस 2 π/3 है, तो दोनों के टोटल कलांतर हमें निकाल लेते हैं। टोटल कलांतर निकाल लेते हैं, तो टोटल कलांतर फाई बराबर निकाल लेते हैं φ1 माइनस φ2। हमें φ1 माइनस φ2 करेंगे तो हमें लिखेंगे ओमेगा फाई बराबर φ1 माइनस φ2 लिखना है, तो हमें लिखेंगे कि ओमेगा टी प्लस 2π/3 माइनस ओमेगा टी माइनस π/2, तो दोनों के सोल्व करके आएगा 7π/6, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलिए एक दूसरे के बीच में शेयर करते जाइएगा भाई लोग, और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात निकालिए। दो तीव्रता का अनुपात दिया हुआ है 1:16 दिया है, तो उनका आयामों का अनुपात कितना होगा। तो आयामों का देखिए, तीव्रता आयामों का जो रिलेशन होता है, वर्ग अनुपाती होता है, जो आई होता है a² होता है, तो I1 बराबर निकालना है, I1 बराबर बटा I2, तो हमें निकालना पड़ेगा
A1/A2 का होल स्क्वायर। तो हमारा A1 और A2 निकालना है ना, तो A1 A2 निकालना होगा, तो A1 A2 को उधर कर देंगे तो I1/I2 रूट अंडर I1/I2। A1/A2 हमें रख देंगे मान, तो रूट अंडर 1/16, तो हमें निकल के आएगा 1/4। तो हमारा निकल के आ गया रेशियो 1/4। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। तो आज का इतना ही रहेगा भाई, थैंक्स। और 2 से 4 लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, और ज़रूर से ज़रूर, और अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो ट्यूटोरियल को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नया होगा तो। चलिए, थैंक्स ब्रदर।